दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक योजना एवं विकास। इसमें हम भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग तथा नीति आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक योजना एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों भारत में नियोजन की बात करें तो आर्थिक नियोजन क्या है ये पहले जानना जरूरी है। दोस्तों आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। यानी हमारे पास जो संसाधन हैं उनको किस तरह से उपयोग किया जाए कि उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक मिले, ये नियोजन का उद्देश्य होता है। भारत में अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत देखें तो ये पूर्व सोवियत संघ के नियोजन पद्धति यानी प्लान्ड इकोनॉमी से संबंधित है। भारत वर्ष 1951 से अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं और 6 वार्षिक योजनाओं को विकास यात्रा तय कर चुका है। और अगर हम देखें तो भारत में नियोजन के लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्यों के स्रोत संविधान में उल्लिखित जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके द्वारा निर्धारित होते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में नियोजन के लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्यों के स्रोत संविधान के उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्धारित होते हैं और नियोजन यानी प्लानिंग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल है। दोस्तों भारत में आर्थिक नियोजन पर सबसे पहले चर्चा 1934 से प्रारंभ हुई जब एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसीलिए विश्वेश्वरैया को भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता भी कहा जाता है। इसके बाद 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं कि 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित द गांधीयन प्लान यानी गांधीवादी योजना तैयार किया था। इसके अलावा 1944-45 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बीड़ा, आदेरसिर दलाल, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, डॉक्टर जान मथाई, लाला श्रीराम, कस्तूरी भाई लाल तथा ए.डी. श्राफ ने भारत के आर्थिक विकास के लिए एक 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी जिसे बॉम्बे प्लान या टाटा बिड़ला योजना के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1944 में नियोजन और विकास विभाग की स्थापना की जिसके अध्यक्ष सर आदेरसिर दलाल थे। एम.एन. राय और भारतीय श्रमिक संघ की ओर से रूसी योजना से अभिप्रेरित जन योजना यानी द पीपुल्स प्लान नामक योजना प्रस्तुत की गई। और देखिए 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया था और इस समिति ने 25 जनवरी 1948 को अपने एक प्रस्ताव में ये सिफारिश की कि देश में एक अस्थायी योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। और इस सिफारिश के फलस्वरूप 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। तो याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन यानी भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया और जिसकी अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू की गई। और आपसे गैर संविधानेतर निकायों में पूछा जाता है तो योजना आयोग उनमें से एक है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है और इसकी स्थापना मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के आधार पर 15 मार्च 1950 को की गई है। अब आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक के लिए बनाई गई। इसमें शरणार्थियों के पुनर्वास, कृषि क्षेत्र के विकास और राष्ट्रीय सेवा
का प्रारंभ तथा संतुलित विकास नीति का उद्देश्य रखा गया। वृद्धि दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया और वृद्धि दर 3.6% प्राप्त हुई। इसकी विशेषता ये थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सामुदायिक विकास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता इस योजना में दी गई। न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और लघु कुटीर उद्योगों के पुनरुद्धार आदि की बात प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1956 से 1961। इसका लक्ष्य दोस्तों आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास के साथ तीव्र औद्योगिकरण पर बल देना था और इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ और राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.5% रखा गया था, जिसकी प्राप्ति 4.3% हुई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस की 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक संचालित थी। इसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त बनाने पर बल दिया गया, कृषि पर पुनः सर्वाधिक बल दिया गया और राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि आदि इसके उद्देश्य थे। इस योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया, लेकिन प्राप्ति 2.8% हुई। दोस्तों महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, जे सैंडी के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थे। खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था इसमें, और आप देख लीजिए इसकी विफलता का कारण भारत चीन युद्ध 1962 और पाक युद्ध 1965 तथा 1965-66 का सूखा रहा। 1966 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई और इस अवधि को योजनावकाश कहा जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना इसी कारण 1969 से शुरू हुई और ये 1969 से 1974 तक रहा। इसका उद्देश्य जो था वो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आय और संपत्ति का समान वितरण, क्षेत्रीय असमानता में कमी, संतुलित विकास पर जोर और औद्योगिकरण को बढ़ावा तथा आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। इसमें वृद्धि दर का लक्ष्य 5.7% रखा गया, प्राप्ति 3.3% हुई और इसमें दोस्तों गाडगिल योजना और लियोनटीफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित ये योजना थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया और एमआरटीपी अधिनियम 1969 प्रभावी हुआ और बफर स्टॉक की धारणा लागू की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य क्या रखा गया था तो आप जान लीजिए। इसका उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। लक्ष्य 4.5% वृद्धि दर रखा गया, 4.4% और प्राप्ति 4.8% हुई। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से इसी योजना में प्रारंभ हुआ और पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले यानी 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना ये 1980 से 85 के लिए। इसका उद्देश्य आधुनिकीकरण तथा अर्थव्यवस्था के विस्तार द्वारा गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष आक्रमण, इसके अलावा आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय आदि था। वृद्धि दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया था छठी पंचवर्षीय योजना में और प्राप्ति 5.7% हुआ। ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित अनेक योजनाएं जैसे आईआरडीपी, एनआरएफपी, ट्राइसेम, द्वारका, आरएलईजीपी आदि लागू की गई और छठी पंचवर्षीय योजना को 15 वर्षों की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस कारण इसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। इस योजना में पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को शामिल किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई। पहली बार जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 83 के लिए, जबकि दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 के लिए। वर्ष 1978 से 83 की योजना को अनवरत योजना नाम दिया गया था और अनवरत योजना का श्रेय गुन्नार मेडल को जाता है।
सातवीं पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक के लिए आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय इसका उद्देश्य था। वृद्धि दर 5% रखा गया, प्राप्ति 6% हुई। और सातवीं पंचवर्षीय योजना दीर्घकालीन विकास विधि और दोस्तों उदारीकरण मॉडल पर आधारित थी। इसमें आप देखिए इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ। ऊर्जा संरक्षण और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर बल दिया गया। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थीं। इसी कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से चली और ये 1992 से 1997 तक के लिए रही। इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजित करना और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना था। पेयजल और स्वास्थ्य पर सार्वभौमिकरण, इस पर विशेष बल दिया गया। आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य 5.6% रखा गया था। प्राप्ति बहुत अधिक हुई, 6.8%। और ये जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और 15 से 35 आयु समूह में निरक्षरता उन्मूलन, इसमें विशेष जोर दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास इसका उद्देश्य था। योजना में जो वृद्धि दर है इसका लक्ष्य 6.5% रखा गया, 5.4% की प्राप्ति हुई। और इसमें आप जान लीजिए 7 बुनियादी न्यूनतम सेवा, जिसमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, सभी गांवों और बस्तियों के लिए सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने पर बल दिया गया। राजकोषीय समेकन की नीति लागू की गई और नवी योजना से सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने की प्रवृत्ति में कमी आई और इंडिकेटिव प्लानिंग की शुरुआत यानी निर्देशात्मक योजना की शुरुआत हुई थी। 10वीं योजना 2002 से 2007 तक 8% इसकी वृद्धि दर रखा गया था। लक्ष्य 7.7% की प्राप्ति हुई थी और ये योजना अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। यह अब तक 2007 तक की सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 था। वृद्धि दर का लक्ष्य 9% रखा गया, प्राप्ति 8% हुई। और तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास से लक्ष्य की प्राप्ति, जिससे कि विकास की मुख्य धारा के साथ सबको जोड़ा जा सके, इसका उद्देश्य और मोटो था। और आर्थिक विकास में सभी को लाभान्वित करने का उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के विकास और अधोसंरचना तथा पर्यावरण से संबंधित कार्य संपादन के प्रदर्शन का आकलन करने वाले 26 सूचक बनाए गए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक तीव्र, अधिक समावेशी और धाड़ी विकास 12वीं योजना का शीर्षक था। ये योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था दूसरे वैश्विक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी, जो 11वीं योजना के अंतिम वर्षों में यूरो जोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुआ और इस वित्तीय संकट का असर भारत सहित सभी देशों पर पड़ा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के कई लक्ष्य थे। इसमें आप देखिए सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक वृद्धि दर से समृद्धि, 4% की दर से कृषि समृद्धि, 10% की दर से विनिर्माण। प्रत्येक राज्य द्वारा 11वीं योजना की तुलना में 12वीं योजना में अधिमानतः उच्चतर औसत समृद्धि हुई। इसके अलावा दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ववर्ती आकलनों की तुलना में गरीबी में 10% अंकों की कमी आई। शिक्षा में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्कूल शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या को बढ़ाकर 7 वर्ष करने पर बल दिया गया। और देखिए स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो योजना के अंत तक नवजात मृत्यु दर को घटाकर 25 प्रति हजार करना और मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1 प्रति हजार जीवित प्रसव के स्तर तक लाना और बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष को सुधार कर 950 तक लाना था। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 के स्तर पर लाना और इसके अलावा योजना के अंत तक 0 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में अल्प पोषण को घटाकर NFHS 3 पे आधे पर लाना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ग्रामीण अवसंरचना पर विशेष बल दिया गया। योजना के अंत तक अवसंरचना निवेश को बढ़ाकर GDP के 9% पर लाया गया।
पर्यावरण और धारिता में वृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 30,000 मेगावाट की वृद्धि का प्रस्ताव। 2020 तक उत्सर्जन सघनता 2005 के स्तर से 20 से 25% तक घटाना और योजना अवधि में प्रतिवर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्र की वृद्धि करना था। इसके अलावा योजना के अंत तक 90% भारतीय परिवारों तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आइए देख लेते हैं भारत में योजनाओं का निर्माण करने वाली संस्था योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के बारे में। दोस्तों 15 मार्च 1950 को सरकार ने नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया था। तो याद रखिएगा, योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इस आयोग का उद्देश्य क्या था? तो साधनों या संसाधनों के कुशलतम प्रयोग के द्वारा उत्पादन बढ़ाकर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके जीवन स्तर में तीव्र सुधार लाना। योजना आयोग को भारतीय नियोजन तंत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसका कार्य योजना का निर्माण और उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना था। योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका एक उपाध्यक्ष होता था और योजना के उपाध्यक्ष का स्तर कैबिनेट स्तर के मंत्री का होता था, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता था। दोस्तों योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष था वो अपने कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित था। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर एक नए थिंक टैंक नीति आयोग को स्थापित किया गया है। योजना आयोग को जानने के साथ राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, इसको जानना भी जरूरी है। दोस्तों नियोगी समिति की संस्तुति पर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक नियोजन के लिए राज्यों और योजना आयोग के मध्य सहयोग का वातावरण तैयार करना था। ये देश के नियोजन से संबंधित नीति निर्धारण करने वाली एक उच्च स्तरीय संस्था थी। इसका कार्य यानी जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, उसका कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करना और विचार विमर्श के बाद अंतिम स्वीकृति देना होता था। देश का प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता था। योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता था और सदस्यों में सभी केंद्रीय मंत्री, सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक और योजना आयोग के सभी सदस्य इस परिषद के पदेन सदस्य होते थे। दोस्तों योजना आयोग की भांति एनडीसी भी एक गैर संवैधानिक संस्था यानी परामर्शदात्री निकाय थी। इसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा से विभूषित किया जाता था, क्योंकि इसकी एनडीसी की सदस्यता व्यापक थी। इसके विचारों को योजना आयोग तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता था। अब आइए जो वर्तमान में हमारे कार्य कर रहा है नीति आयोग, उसके बारे में जानते हैं। नीति दोस्तों NITI, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन। राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना एक सरकारी संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग ने 15 मार्च 1950 को एक संकल्प द्वारा स्थापित योजना आयोग का स्थान ले लिया था। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक थिंक टैंक की भांति कार्य कर रहा है और नीति आयोग अपने पूर्ववर्ती योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी संस्था है। नीति आयोग के गठन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नीति आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। आप जान लीजिए कि 1 जनवरी 2015 को संकल्प और इसके बाद 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का जो शासी परिषद होता है सभी राज्यों और विधानमंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले दक्ष विशेषज्ञ और कार्यरत व्यक्ति होते हैं।
पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं और पूर्णकालिक सदस्य तथा अंशकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्यों में अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा अन्य संबद्ध संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाते हैं। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होगी। पदेन सदस्यों में अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। इनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार सचिवालय और 1 से अधिक राज्य या क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाले विशेष मुद्दों और आकस्मिकताओं की स्थिति में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। ये एक निर्धारित अवधि के लिए गठित होंगे और प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों के संयोजक होंगे। उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके सदस्य होंगे और नीति आयोग के अध्यक्ष तथा उसके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। जो विशेष मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषद की बात इसमें कही गई है, उसके भी नीति आयोग के अध्यक्ष और उनके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। दोस्तों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ तो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी जिसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो है नीति आयोग के सीईओ के रूप में की जाती है। वर्तमान में नीति आयोग की संरचना देखें तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में प्रोफेसर रमेश चंद्र, वी.के. सारस्वत और डॉक्टर वी.के. पाल हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक योजना और विकास। इसमें हमने ये जाना कि प्लानिंग या नियोजन किसे कहते हैं, योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में विस्तार से, तथा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, उनके उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषताओं के संबंध में। और भारतीय अर्थव्यवस्था खंड में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार परीक्षाओं में यहाँ से 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।